नमस्कार। नजर दिल्ली समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हर बार की तरह इस बार फिर एक नई पर्सनालिटी आपके सामने। आज नीरज गुप्ता जी निगम पार्षद वार्ड 65 है सरस्वती विहार के, हम सबके बीच में हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास कार्य में लगातार ये आगे से आगे प्रयत्नशील है और किस तरह से इन्होंने कोविड के टाइम में भी अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला और क्षेत्र की जनता इन्हें अपना आइकॉन मानने लगी। तो जानते हैं इन्हीं से इनके बारे में बहुत कुछ। तो भाई साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप एमसीडी क्षेत्र में बहुत सारे वोटों से जीते और इसके लिए आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो अच्छा बताइए कि जब आप चुनकर आए थे इतनी सारी वोटों से, तो आपको क्या लगा, क्या चैलेंजिंग लगता था, कि आपको क्या लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? सबसे पहले राजनीति में आना, एक समाज की सेवा करना मेरे मन में बचपन से ही था। और मैं बचपन से ही संघ से, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और संघ ने हमें सिखाया कि समाज का निर्माण करो, व्यक्ति का निर्माण करो। समाज एक अच्छा समाज होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। उस दृष्टि को देखते देखते मैं संघ में प्रवेश था मेरा। बाल्यकाल से संघ में जाता था हमेशा से ही। जब मैंने प्रथम वर्ष किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं बचपन से ही, जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, उसके बाद जिले में युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना। पार्टी ने मुझे जगह जगह भेज दी और मैं धन्यवाद करता हूँ संघ का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने मुझे 2017 के अंदर निगम का टिकट दिया और मेरे क्षेत्र के अंदर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार वोटों के माध्यम से देंगे कि मैं नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आऊँगा। जब टीवी में देख रहा था, रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं गया ही नहीं वहाँ काउंटिंग पे ना। बहुत लास्ट मोमेंट पे गया था कि मैं पहली बार टिकट मिली और मुझे जो नेतृत्व ने टिकट दी कि मैं हार गया तो मैं कैसे फेस करूँगा। तो टीवी में आकर नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला नीरज गुप्ता, तो मुझे समझ ही नहीं आया एक बार। अभी भी भावुक हो रहा, जब भी भावुक हो रहा था। तो इतना प्यार, इतना सम्मान न दिया, तो उसको देखते हुए मैंने भी क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदेश गुप्ता जी के माध्यम से, अपने मेयर साहब के माध्यम से जो क्षेत्र के अंदर विकास कराया, तो मुझे विकास कार्यों में डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई। ये तो एक बहुत बधाई के पात्र हो गया। तो समाज का काम करते हुए सारी दुनिया देखती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने देखा, क्षेत्र के आसपास के अंदर सर्वे किया और उन्होंने सर्वे करके देखा कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ एमसीडी का एक ऐसा वार्ड जिसके अंदर कूड़ेदान ही नहीं है। कूड़ेदान भी नहीं है, एक भी कूड़ेदान नहीं है। कंपैक्टर लगवाए मैंने। तो सोशल सर्विसेज के अंदर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो मुझे जब स्टेज के ऊपर गया तो मेरे मित्र भी गण भी थे साथ में, तो मुझे अलग से एक एहसास हुआ कि मैं क्या बन गया। क्या डॉक्टरेट की पदवी मिलना एक बहुत बड़ी बात है और मुझे वो मिली, तो मैं उसको आज मान सम्मान से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता आज डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली, निगम पार्षद भी बना। ये सब समाज की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या महसूस हुआ जब काम करने के लिए आप उतरे पहली बार? एज ए निगम पार्षद जब उतरे पहली बार, तब सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किए होंगे कि क्या लगा, क्या चीज़ चैलेंजिंग लगी? मेरे क्षेत्र के अंदर जो पहले चुने हुए प्रतिनिधि रहे, श्यामलाल गर्ग जी और अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने पहले से ही विकास की गंगा बहा रखी थी। तो मुझे चैलेंज ये लगा कि अब एक कड़ी और जुड़ने जा रही है निगम पार्षद के रूप में। नीरज गुप्ता तू बन के आ रहा है और क्षेत्र की जनता ने मुझे बनाया भी। तो मैं इस विकास की तो इस गंगा को बढ़ाने में मेरा इन दोनों का और शीर्ष नेतृत्व का बड़ा हाथ रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मुझे बड़ा लाड़ प्यार से बजट दिया और मैंने मेरे वार्ड पे 276 पार्क है। सभी पार्कों में हाई स्लाइड लगवाई, जिम लगवाए, झूले लगवाए। तो चैलेंजिंग ये था कि मेरा क्षेत्र जो है पढ़े लिखे व्यक्तियों का क्षेत्र है और दिल्ली के अंदर पोज कॉलोनी के नाम से सरस्वती विहार, दीपाली, पुष्पांजलि, तरुण, शक्ति विहार, वेस्ट इनक्लेव, पश्चिमी A1 A2, ये पोज कॉलोनी में आते हैं। दो एक मेरी साइड है
पीडब्ल्यूडी रिलीफ कैंप, सिर्फ एक सेवा बस्ती वही है या दीपाली वाली सेवा बस्ती है, तो एक अलग सा व्यवहार हो जाता है। इधर सेवा बस्ती देखता हूँ तो अलग सी महसूस होता है, और कोठियाँ देखता तो अलग सा। तो चैलेंजिंग ये रहा कि मैं अगर दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था जहाँ झुकी वहीं मकान, अगर ये बना कर दे देती इन सेवा बस्तियों में, जैसे रिलीफ कैंप है या ये दीपाली वाली है या मेरे रंग महल की झुग्गियाँ हैं, तो इनमें भी कोठियाँ बन जाती, इनके छोटे छोटे फ्लैट्स बन जाते, तो मेरा वार्ड दिल्ली का एक इतना सुंदर वार्ड होता। अगर सिंगापुर या मलेशिया किसी भी देश से तुलना करते तो सरस्वती विहार वार्ड ऐसा दिखता है। चैलेंजिंग मेरा यही रहा कि ये सेवा बस्ती है, और इनके लिए मेरे पास, क्योंकि हमारा लिमिटेड फंड होता है, वो भी केजरीवाल साहब ने दिया नहीं। सफाई की व्यवस्था आपने देखी है, कूड़ेदान मैंने खत्म कर दिए, पार्कों में लाइटें लगवा दी, बेंच डलवा दिए, और पूरी अपने सरस्वती विहार वार्ड के अंदर कहीं भी मैंने ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ लाइट ना हो, कोई डार्क स्पॉट नहीं छोड़ा, क्योंकि बहन बेटियां सड़कों पे निकलती शाम की, सबका मन करता घर से निकलना। हम लोग सारा दिन बाहर ही रहते थे, और जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनको रोशनी मिल जाए, अच्छे से चल पाए, एक उनके मन में डर और भय का वातावरण ना रहे। जहाँ लाइट होगी तो डर भय नहीं होगा ना। तो मोदी जी ने एक स्कीम दी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह एलईडी लाइट करो, उसके माध्यम से भी मैंने पूरा क्षेत्र एलईडी करा दिया, तो जहाँ डार्क स्पॉट रहे वो भी लाइटें लगवा दी। तो चैलेंजिंग तो ऐसी कोई चैलेंज नहीं था, चैलेंज ये था कि मैं अच्छे से अच्छा वातावरण कैसे दूँ। उस वातावरण को देने में मैंने अपने क्षेत्र के अंदर 2 स्विमिंग पूल बनवाए, 2 मल्टीपर्पज हॉल बनवाए, जिसके अंदर बच्चे बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, इंडोर बैडमिंटन खेल सकते हैं। जो बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो अपनी बहन बेटियाँ जो स्विमिंग करें, जिमिंग करें, उसके अंदर जिम भी लगवा रहा हूँ, टेबल टेनिस भी लगवा रहा हूँ। तो ऐसा एटमोसफेयर तो 5 स्टार फैसिलिटीज देना चाहता हूँ मैं अपने क्षेत्र के अंदर, परंतु मेरी मजबूरी क्या है कि हम दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। ये बजट नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, सारे हेड ऑफ अकाउंट्स बंद कर दिए ना। अगर ये बजट दे देते तो आज दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड, अभी भी कमी नहीं छोड़ी, अभी भी मैंने कमी नहीं छोड़ी, पर सुंदर वार्ड दिखता। तो ये मेरा ध्येय है कि इसको नंबर 1 दिल्ली का कोई वार्ड हो तो सरस्वती विहार वार्ड कहलाए। इसके अंदर एक चीज और देखिए, जैसे अपने पार्कों पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे मैंने देखा है कि पार्कों का जीर्णोद्धार भी किया। अभी आपने बताया 276 पार्क आपके क्षेत्र में आते हैं, सब एक से खूबसूरत बने हुए हैं, सब में फुटपाथ भी अच्छे बने हुए हैं। तो अब ये देखिए कि मैंने देखा है कि जब आप इतने काम कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे बढ़िया काम ऐसा कौन सा लगा जिसको सोच के आपको खुद को बड़ी खुशी मिलती है? एक तो होता है कि पब्लिक आपको खुशी दे रही है कि जिन्होंने बड़ाई करी, एक कई बार होता खुद को भी यार ये काम करके मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली मिली। आपने देखा होगा सरस्वती विहार वार्ड पीतमपुरा गांव से स्टार्ट होता है और जवानेटी मार्केट तक जाता है। उसके सामने A2 में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी 100, 200, 300 दुकानें होंगी। दुकानें बंद होने के कगार पे थे, सारे व्यापारी भाई दुकानें बंद कर रहे थे, सारी धूल उड़ रही थी उसके अंदर। तो मैंने उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से आरएमसी डलवाई। आरएमसी डल की दुकानें खुलनी शुरू हो गई, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरे मन को भी सुकून मिला कि मैं किसी को रोजगार नहीं दे सकता तो छीनने का भी हमारा हक नहीं है। जो सरकार ने हमें, दिल्ली की जनता ने मेरे को निगम पार्षद बनाया तो उनको अच्छी सी सुविधा दूँ, तो आरएमसी डलवाई थी। उसके बाद लोग, उसका नाम नहीं था जिस कॉम्प्लेक्स का, जो भी कहता कहाँ, जवानेटी मार्केट के सामने वाले उसमें जा रहे हैं। तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स नाम है। और जिस व्यक्ति ने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक और इस मुकाम पे आज भारतीय जनता पार्टी को लाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जीवन दे दिया उन्होंने, हम उस व्यक्ति की नाम से रखवा दिया। फिर मेरे मन में आया उनका एक स्टैचू लगाना चाहिए। नॉर्थ दिल्ली के अंदर पहला स्टैचू लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो नीरज गुप्ता को प्राप्त हुआ, और वो भी किसी सरकार के फंड से नहीं थी। ये मैंने अपने निजी पैसे से, मेरे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, समाज सेवियों ने मुझे पैसे इकट्ठे किए, कुछ मैंने अपने पास से भी लगाए। वहाँ पे अटल बिहारी जी की प्रतिमा लगाई और उनके जन्मदिन पे हमने बड़ा अच्छा आयोजन किया। उसमें मेरे ख्याल से आप लोग भी थे। तो लोगों ने बड़ा सराहा। तो वो मेरे दिल में एक जगह थी कि वो सबसे ज़्यादा वो लम्हा हमेशा याद रहता है। वो लम्हा और वो दिन मुझे अच्छे से याद रहता है कि मैंने अटल जी के अच्छा काम किया। उसके बाद पश्चिम बिहार में एक अश्विनी कानन मार गए,
अश्वनी जी मेजर रहे, हमारी सैनिक थे, वो शहीद हो गए। उसके बाद वो सड़क उनके नाम से रख तो दी, रखने के बाद उसके अंदर 750 ट्रक जिस दिन मैं जीत के आया मलबा उठवाया। वो PWD की रोड है वैसा, अच्छा, थोड़ा सा जगह उसके MCD की पड़ती है। तो मैंने देखा अश्वनी जी कानन मार्ग नाम रखा हुआ है, और वो रहते भी A2 ब्लॉक में ही है तुम्हें। उनकी मदर रहती है बेचारी, बहुत ओल्ड एज है। मैं उनके पास जब भी पश्चिम विहार का राउंड होता है या A2 में जाता हूँ तो मैं माता जी से मिल के आता हूँ। तो माता जी मेरे को सीधा हाथ पकड़ के ले जाती है उनके कमरे के, बेटा देखिए तेरे भाई की फोटो है। तो बड़ा अलग सा माहौल हो जाता है, इमोशनल माहौल बन जाता है। वो बेचारी अकेली है ना, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनके नाम से वो शहीद पथ नाम रखवाया। 1,80,00,000 की लागत से उसको सड़क बनवा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। उसको लाइटें लगवा रहा हूँ, बेंच डलवा रहा हूँ, और जिस दिन वो सड़क तैयार हो जाएगी अश्वनी जी का स्टैचू भी लगवा रहा। वो मेरे दिल की जगह, ये 2-3 पॉइंट्स है ना, मतलब करके मेरे को सुकून मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया एक्चुअली में कुछ किया था। अच्छा, अभी कोविड के दिनों में भी आपका बड़ा मतलब काम देखते रहे कि लोगों ने मतलब कि आपने पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज करवाया, क्षेत्र के लोगों को बार बार बोलते रहे घरों में रहो, राशन बंटवाने के लिए भी आप हमेशा अग्रणी रूप में रहते थे। तो क्या आपको या आपके परिवार को डर नहीं लगा कि यार हमें कोविड हो गया तो क्या होगा? जैसे लोग एक दो को बचा रहे थे कि नहीं भाई बाहर मत निकलो, तो ऐसे में आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के सामने आ रहे थे, चाहे राशन की लाइनों हो या सैनिटाइजेशन की हो या साफ सफाई की हो, इस टाइप से। तो क्या लगता है दीपक भैया, हम गीत गाते हैं संग में, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जी जाता है धरती माता तुझे और भी कुछ भी। तो ये मुझे अवसर मिला था, ये अवसर कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ नहीं है। हमारे देश में इतनी बड़ी विपदा आई, उस टाइम पे भी हम मुँह छुपा के बैठ जाए तो मेरा जीना बेकार था। और मैं तो सबका ही जीना बेकार है। अगर ऐसे मौके पे अगर हम समाज की सेवा उस टाइम नहीं करी तो जीवन व्यर्थ है जी हमारा। हमने संग में सीखा है, हम गीत भी गाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत हर बच्चा राम है। जब हमारी ये तपोभूमि तरस रही है, हमें मांग रही है, हमारी साधन मांग रही है, हमारी सेवाएं मांग रही है, उस टाइम भी हमने नहीं किया तो फिर कुछ जीने का फायदा भी नहीं है। तो मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मेरे देश को और मेरी दिल्ली को और मेरे क्षेत्र को जरूरत थी उस टाइम। तो सभी जगह जाके सैनिटाइजर लगाया। उस टाइम लोग जो साहूकार थे उनको भी जरूरत थी, जो गरीब थे उनको भी जरूरत थी। उस टाइम अगर हम नहीं खड़े होते तो आज हमारे मुंह पे कालस पुतली होती। और आज मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मेरा क्षेत्र के अंदर सैनिटाइजर हुए, चाहे गरीब को जरूरतमंदों को, गरीब कहना एक गलत वर्ड होगा, जरूरतमंद को राशन दिया, तो ये उनका हक बनता था जो मैंने दिया और जो आप लोगों के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से उन तक पहुँचाया। तो आप एक चीज़ देखिए, जैसे में इतने सारे काम आपने किए, पब्लिक को पता है, सब लोगों को पता है और ऊपर के क्षेत्रीय अधिकारी को पता है, और आपने इतने सारे काम करने के साथ साथ 5 साल में अभी आपको जो मुकाम मिलना चाहिए था एक महापौर पद का, तो उससे आप अभी भी वंचित रहे, और ये अंतिम साल है, आप तो मौका मिलने का चांस नहीं क्योंकि इलेक्शन आने वाले। तो इसकी क्या वजह मानते हो, क्या वजह रही होगी कि जो महापौर पद का, और जो मैं सोचता हूँ जो इसके काबिल भी नहीं थे तो वो भी उस पद तक पहुंचे, तो ऐसी क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, वजह कुछ नहीं है, मुझे टिकट मिली ना जी। मेरे ख्याल से 50 से 60 लोग टिकट मांग रहे थे जब यहाँ पे, ऐसे मेरे में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे। नहीं वो तो संगठन अपनी दृष्टि से देखता है, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। संगठन ने आज मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे लोग, मेरे से ज़्यादा काम करने वाले होंगे और उनको अच्छे से ज्ञान होगा, मेरे से ज़्यादा शिक्षित हो सकता है कोई। ये संगठन की अपनी दृष्टि है जी। संगठन जो देता है वो सिर माथे पे है। आज मुझे न टिकट नहीं देता तो मैं निगम पार्षद भी नहीं बनता, जब निगम पार्षद नहीं बनता तो मेयर कहाँ से बन जाता, और मेयर भी नहीं बनता, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कैसे बनता, या कोई भी पद होता। जब निगम पार्षद का टिकट थी मेरा तो सर माथे पे है। संगठन जो फैसले लेता है उनकी अपनी दृष्टि है, अच्छा सोच रखते हैं संगठन, जो उन्होंने किया वो बड़ा अच्छा किया। मैं तो संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने
निगम पार्षद का टिकट तो दिया कम से कम। बहुत लोग मेरे से पुराने भी हैं, बहुत लोग मेरे से नए भी हैं जिनको टिकट आज तक भी नहीं मिली। तो संगठन का मैं आभारी हूँ, मुझे आज इस मुकाम पे लाने में भारतीय जनता पार्टी और संघ का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और अपने संघ को नतमस्तक हूँ जिन्होंने मेरे को निगम पार्षद बनाया। कहते हैं कि राजनीति हो या इस टाइप का कोई भी फील्ड, उसमें कोई ना कोई हमारा गॉडफादर या हमारा एक जिसको आइकॉन बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं, वो जरूर होता है। तो आप किसको अपना आइकॉन या अपना इस टाइप का मानते हैं? देखिए, मैं संघ परिवार से हूँ, तो संघ ही मेरा सब कुछ है, संघ ही मेरा आइकॉन है, और संघ के अंदर जो ध्वज है वो हमारा गुरु है। तो भविष्य में ये इस बार फिर दिल्ली में चुनाव होने वाले 2022 में निगम पार्षद के, तो आपको क्या लगता है, दावेदारी आपकी कितनी प्रतिशत आपको लगता रहेगी और आपको टिकट मिलने के चांस भी कितने हैं? ये सब संगठन की बातें हैं जी। संगठन जो अच्छा चाहेगा, जो संगठन को अच्छा लगेगा उसका निर्णय संगठन लेगा। संगठन अगर मुझे लड़ाएगा तो मैं जैसे पूरी पिछली बार भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आया था, तो इस बार भी अपना ही रिकॉर्ड मैं तोड़ के आगे वोटों से ज़्यादा जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, ये एक नई चीज़ शुरू हुई है दिल्ली में और पिछले 4-5 सालों से शुरू हुई है, 7 सालों से कह सकते हैं, फ्री 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 कि हर चीज़ फ्री हो रही है, बस फ्री हो रही है, कभी राशन फ्री हो रहा है, कभी वेनेजुएला था जैसे कंट्री, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्री हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि देश में फ्री होना चाहिए इतना ज़्यादा? फ्री का देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे टाइम? भाई साहब, जिस देश का राजा अपनी प्रजा को नकारा बनाए उस देश का बेड़ा गर्क होता है। वेनेजुएला आपका एक जीता जाता उदाहरण बिल्कुल वेनेजुएला है। पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा तेल उत्पादन अगर कहीं होता था तो वेनेजुएला के अंदर होता है, और होता है अभी भी। उस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने उनको फ्री में सामान देना शुरू कर दिया। आज वो देश भुखमरी के कगार पर है। जिस देश की जनता को फ्री की चाहत लग जाएगी, उस देश का विकास नहीं, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। ये केजरीवाल साहब ने एक बड़ी गलत प्रथा चलाई है, और फ्री जो दे रहा है, कहाँ दे रहा है वो? टैक्सधारियों के ऊपर दंड दे रहा है अपना नाम कमाने के लिए। सिर्फ फ्री फ्री का एक जुमला छोड़ रखा है उसने। लोग अगर हिसाब किताब लगा के बैठे, अपना विवेक लगाए, तो फ्री कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, और फ्री का तो कुछ लेना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, वेनेजुएला जैसा हाल हो जाएगा हमारी दिल्ली का भी। आज 25 साल पीछे हो चुकी है दिल्ली। इस व्यक्ति को, इस नकारा आदमी को, इस अजारक आदमी को दिल्ली से जल्दी हटाएं, अपना विवेक लगाएं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार बनाए। नगर निगम के अंदर अभी फिर से दोबारा चुनाव आ रहे हैं 2022 के अंदर। नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाए, और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाए, तो देश का और दिल्ली का विकास तभी हो पाएगा। क्योंकि फ्री से तो इसमें अपराध भी बढ़ते हैं, क्योंकि फ्री उनका काम कुछ है नहीं उनके पास, तो अपराध करने के लिए फुल समय है उनके पास। आप देख रहे हो ना कि जितने भी रोहिंग्या हैं दिल्ली के अंदर लाके बसा दिए हैं भाई साहब ने। जितनी भी रेड लाइट्स हैं, हर रेड लाइट के ऊपर दिन में बच्चे, उनके माँ बाप सारे रेड के ऊपर पड़ जाते हैं, सब वो चंचने चिंग होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब जब आए थे, उन्होंने कहा था मैं दिल्ली को लंदन और सिंगापुर बना दूँ। मैं उनसे कहता हूँ, ये भूमिका जो निभा रहे हैं ना दिल्ली को लूटने की, उस टाइम कौन से गोरी ने लूटा था ना? हाँ, पहले गोरी ने 7 बार मोहम्मद गोरी ने 7 बार लूटी थी, 8वीं बार केजरीवाल साहब लूट रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, और लोगों की जितना समय बचा भी आपके पास, तो आपको क्या लगता है क्या क्या काम अभी आपके सपने में है जो करने के? देखो, निगम पार्षद की जो भूमिका होती है डे टू डे की होती है। जैसे हमारी दिनचर्या सुबह शुरू होती है ना, सुबह वॉशरूम जाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं। निगम पार्षद की यही भूमिका होती है, क्षेत्र के अंदर सुबह झाड़ू लगवानी, सफाई करानी, उसके बाद सड़कें देखनी, पार्क मेंटेन है, उसके बाद हाउस टैक्स का है। ये डे टू डे की प्रक्रिया है, और वो उस काम के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा निगम पार्षद साथी कोई और हो, ये डेली हमें करनी है और करनी चाहिए।
मेरी जो भूमिका है, आज दिल्ली के अंदर लोग बाग ये कहते थे पहले कि निगम पार्षद दिखाई नहीं देती। आपके सामने सरस्वती विहार के अंदर, क्षेत्र के अंदर वार्ड 65 बहुत नॉर्थ एमसीडी का क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। 3 दिन मेरी यहाँ पे सिटिंग रहती है। 3 दिन पच्छिंगारी SFS फ्लैश गेट नंबर 11 के सामने बैठता हूँ और एवरी वीक 2 डेज में राउंड रहते हैं। अभी भी आपके सामने मैं आनंद विहार से राउंड करके आया हूँ। वहाँ की जनता की जब तक समस्या नहीं सुनोगे तब तक आपका निगम पार्षद बनना साक्षर नहीं। आज आनंद विहार में मैं कल फ़ोन किया, मैं कहा अंकल मेरे को बुला नहीं रहे, बहुत दिन हो गया, मैं आ रहा हूँ राउंड के लिए। कहते हैं तो तीसरे दिन ही आया था, पहले निगम पार्षद दिखाई नहीं देते। तो मेरे को बड़ा सुकून मिला कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले निगम पार्षद आते थे नहीं देते थे। तो मैं क्या काम बताओ, क्या तूने कोई छोड़ा हो तो काम तो बताए ना। मैं अंकल ये सड़कें थोड़ी सी किराया कोई हुई है, कहते इनको नहीं बनवा दे। मैं केजरीवाल साहब पैसे नहीं दे रहे, परंतु फिर भी अब बारिश का सीजन आ गया, 1 अगस्त को आपको सड़क के ऊपर गड्ढे नहीं दिखाई देंगे। वो आपने फिलर का पूरा इंतजाम कर दिया अभी से। मैंने सारे गड्ढे रिपेयरिंग कराने का पर एक बस एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सा मेरे ख्याल मुझे लगता है हर दिल्ली वाले की एक समस्या है सबसे बड़ी, कि दिल्ली में धीरे धीरे फुटपाथ सारे खत्म होते जा रहे हैं। या तो फुटपाथ पे लोगों ने अपनी दुकानें डाल दी हैं, या वो कार वाले रिपेयरिंग वालों ने फुटपाथ को कब्जा कर लिया। तो एक तरह से आम आदमी के चलने की भी जगह खत्म हो। तो इसको क्या लगता है कि क्या ये कभी ठीक हो सकता है, या इसमें किसकी सक्रिय भूमिका हो सकती है, किसके पास जाना चाहिए इस कार्य के? आम आदमी को, पब्लिक को? आपने जवाब दे दिया आम आदमी को ना, ये आम आदमी के पास ही जाना चाहिए। अच्छा। ये जो बेरोजगारी फ्री के चक्कर में केजरीवाल साहब ने फैला दी ना जी, और जितने रोहिंग्या, जितने बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर लाके इन्होंने बसा दिए, वो सब बातों के ऊपर तो कब्जा कर रहे हैं। जगह जगह वो भीख मांगने वाले बैठ गए, जगह जगह सब्जी बेचने वाले बैठ गए। एमसीडी का क्या काम है? एमसीडी उनको डे टू डे हटाती है, वो उनका चालान काट देती है, तीसरे दिन फिर आके बैठ जाते हैं। उनको आप पार्टी का आशीर्वाद मिला हुआ। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ध्यान नहीं देगी तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। 25 साल पीछे हो चुकी है, 25 साल और पीछे हो जाएगी इस 5 साल के अंदर। आपका कोई खास संदेश क्षेत्र के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कोई ऐसा बात? मैं क्षेत्र की जनता के चरणों में चरण वंदना करता हूँ, और आपने जो मुझे प्यार 2017 में दिया और अभी तक भी प्यार देते आ रहे हो, मैं आगे भी उम्मीद करूँगा मुझे ऐसे प्यार और ऐसे स्नेह देते रहना। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया उसका मैं हकदार था या नहीं था मुझे नहीं पता। मुझे नॉर्थ दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजा आपने, मैंने भी उतने ही काम करके दिखाए। आज कहीं भी आप जाके कह सकते हो कि हमारा छोटा भाई, हमारा बेटा, हमारा क्षेत्र का निगम पार्षद ने आज जो काम करके दिखाया, तो पूरी दिल्ली के 272 काउंसलर और भी हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो आज सबसे ज़्यादा काम कराने का श्रेय आप लोगों के बेटे को मिला है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने निगम पार्षद बनाया। मुझे ऐसे ही प्यार आगे भी देते रहना। मेरी तरफ से कभी कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत से काम किए, और आने वाले टाइम में अगर इनको फिर मौका मिलता है तो इसी टाइप के काम को ये आगे करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप भी इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि और भी खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।